मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी को? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आइए कुछ बात करते हैं बहुत ज़रूरी आपके लिए, और फिर उसी बात पर आज इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि 2022 का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है अभी 1 दिसंबर से या 13 दिसंबर तक ये एग्ज़ाम होने वाला है। ये एग्ज़ाम चलने वाला है 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक। मेरे प्यारे बच्चों, ये एग्ज़ाम चलने वाला है। और बड़ी और ख़ास बात ये है कि इस एग्ज़ाम में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड की हुई है उसने। खासकर मैं मैथ वाले सब्जेक्ट की ही बात करता हूँ। और इसके बाद जो मीन्स होने वाला है उसमें भी पैटर्न में बदलाव कर रखा है। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस चारों ही सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो मेरे बच्चे, मैथ में छोटी छोटी कुछ चीज़ें बदली हैं। मैं उन बदली हुई चीज़ों के बारे में ही आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ। मैथ में सबसे पहले उन्होंने स्टैट्स ऐड कर दिया, जिसे हम सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी कहते हैं, की कहते हैं। हिंदी में मत जाइएगा, गलत लिखा गया। सांख्यिकी कहते हैं। और ये पहली बार इन लोगों ने अपने सिलेबस में लिख के दिया है। बात आती है कि क्या इससे पहले एसएससी में ये नहीं पूछा जाता था? बिल्कुल पूछा जाता था। बहुत बार ऐसा हुआ है कि एक एक दो दो सवाल पेपर में पूछे गए हैं। एक एक दो दो सवाल का मतलब है कि पूरे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन स्टैट्स के पूछे गए हैं। एमटीएस में लगातार पूछे गए हैं, सीजीएल में, जीएस में पूछे गए हैं, सीएचएसएल में पूछे गए हैं। तो सवाल लगातार आए हैं। हमारी जीएस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो स्टैट्स का थ्योरेटिकल पार्ट होता है उससे अच्छे खासे क्वेश्चन पिक करे जाते हैं वहां पे भी। अगली बात पे चलते हैं कि स्टैट्स जो है सर, वो अब 9th क्लास से पढ़ाई जाती है, 10th में भी रहती, और 11th 12th में थोड़ी गहराई में चली जाती है। और खासकर उन बच्चों को इसका फायदा मिलता है जो कॉमर्स या आर्ट्स में स्टैट्स, उसके स्टैट्स के साथ पढ़ना चाह रहे होते हैं। इकोनॉमिक्स में भी स्टैट्स का बहुत अच्छा खासा यूज है। तो बात ये आती है मेरे बच्चे कि अभी जो एग्जाम में क्वेश्चंस का लेवल था, क्या वही रहेगा या लेवल बढ़ेगा स्टैट्स के क्वेश्चन का? दूसरा, स्टैट्स तो कैलकुलेटिव है, और स्टैट्स के जो क्वेश्चन हैं जो आपने पढ़े होंगे 9th 10th 11th 12th में, बहुत बड़े बड़े, एक एक क्वेश्चन में 8 8 10 10 मिनट लग जाते हैं। बड़े बड़े जितने क्वेश्चन रहते हैं, तो ऐसा होता है कि वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में टाइम टेकन प्रोसेस ज़्यादा होता है। तो क्या वो अभी हमारे कंपटीशन का हिस्सा हो सकता है? तीसरी चीज ये कि सर, स्टैट्स एसएससी में तो बिना नाम लिए आती थी, लेकिन अगर आप सीडीएस का एग्जाम देते हैं, आप में से कंबाइंड डिफेंस सर्विस, तो वहां तो सर स्टैट्स के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन हर हाल में डिस्कस होते हैं वहां 100 में से। तो वहां तो स्टैट्स का लेवल भी थोड़ा ठीक रहता है। हम ये नहीं कह सकते कि वहां स्टैट्स केवल थ्योरेटिकल बेस्ड आती है, बिल्कुल फुद्दू टाइप आती है। वहां अच्छे खासे लेवल पे स्टैट्स के क्वेश्चन रेज किए जाते हैं और पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुल मिला के हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि हम स्टैट्स को किस लेवल तक पढ़ाएं, और क्वेश्चंस की जो लेवल है या क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन का जो पजल है, उसको कितना लेके जाएं, आसान रखें, मुश्किल रखें, क्या रखें, जो भी आ रहा वहीं तक रखें, कैसे सोचा जाए उसके ऊपर। तो बहुत सोच विचार के यही फैसला हुआ कि जरूरी नहीं है कि आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो सकते हैं, या आप, ऐसा भी हो सकता है कि और जो स्टेट में एग्जाम होते हैं वहां पे भी स्टेट्स की तैयारी कर रहे होते हैं। तो स्टेट्स को एक बार बेहतरीन तरीके से कंप्लीटली पढ़ाने का मन है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हम एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू को पहले लेंगे, और फिर धीरे धीरे कैलकुलेटिव लेवल बढ़ाएंगे। तो जब कैलकुलेटिव लेवल बढ़ाएंगे तो हम स्पष्ट रूप से आपको बता के चलेंगे कि ये क्वेश्चन एसएससी नहीं पूछ सकता, ये क्वेश्चन सीडीएस पूछ सकता है। तो हम वो डिफरेंस कोशिश करेंगे कि आपके सामने सवाल दर सवाल बताते चले जाएं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अभी हाल फिलहाल एसएससी का लेवल बहुत ही फुद्दू टाइप का है इसमें, और उम्मीद है कि स्टेट्स में आने वाले समय में भी जो लेवल रहेगा वो आसान ही रहेगा। बहुत कैलकुलेटिव नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो एक टाइम लिमिट हमारे ऊपर डली हुई है, और उस टाइम लिमिट में उसको सोल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पूरी तरह कंप्लीटली पढ़ेंगे स्टैट्स को, ताकि एक बार हमारा समय जरूर व्यर्थ होगा जिन बच्चों ने सिर्फ सीजीएल देना है, उनका थोड़ा सा
लेकिन हम एक बार पढ़ जाएंगे तो उसके बाद हमें दिक्कत महसूस नहीं होगी कभी भी। ऐसे ही बड़े सारे टॉपिक और जुड़े हैं स्टैट्स के अलावा, उनकी हम फिर कभी बात कर लेंगे। आज हमारा मन स्टैट्स को पढ़ने का है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे बच्चे आज हम स्टैट्स पढ़ने जा रहे हैं, सांख्यिकी पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक जो मैं एसएससी का लेवल देखता आ रहा हूं उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी ने बहुत बार जीएस में थ्योरेटिकल पोर्शन के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो मैं आपको धीरे धीरे स्टैट्स के बारे में थ्योरेटिकल पोर्शन को एक एक करके समझाता चला जाऊंगा, और जब इसी चीज को बहुत गहराई में पढ़ेंगे तो वही थ्योरेटिकल पोर्शन अपने आप ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा उस गहराई के अकॉर्डिंग। तो आज हम धीरे धीरे हल्की हल्की चीजें पढ़ते चले जाएंगे और कम टाइम पढ़ाएंगे, लेकिन हल्की हल्की चीजें पढ़ते चले जाएंगे। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा हो सकते हैं जो पहली बार पढ़ रहे हो स्टैट्स, तो उनको शायद समझने में दिक्कत भी आए। तो घबराना नहीं है, आराम से शांति से पढ़ते रहिएगा। क्लास को रिवाइज घर पे जरूर कर लीजिएगा ताकि वो चीजें रिकैप हो पाए कल की क्लास के लिए। तो आइए मेरे बच्चे, कितने पेज छोड़ दें? हद मचा दी मैं, पेज तुम्हें क्यों छोड़ने, डायरेक्ट काम करो ना। तो मेरे बच्चे, कुछ डेफिनेशन है, कुछ मीनिंग है, तो उसकी हमने पीएनजी बना दी और कोशिश की है कि उसी पीएनजी के थ्रू ही मैं आपको बातों को समझा दूंगा। ये सांख्यिकी का सही रूप है लिखने का हिंदी में। एक बार आप पढ़िए फिर मैं समझाता हूं कि ये मैंने एनसीईआरटी से ही इसकी डेफिनेशन उठाई है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने इसको पढ़ लिया होगा, इसकी डेफिनेशन को पढ़ लिया होगा, हूबहू मैंने एनसीईआरटी से पिक कर ली है। इसलिए कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन कल को यहां से कोई पिक हो गया और इन्हीं में से कोई वर्ड उठा के दे दिया तो शायद आपको पता होना चाहिए। सवाल में लिखा है कि स्टैटिक्स जो है वो एक स्टडी है किसके ऊपर? कलेक्शन पे, एनालिसिस पे, इंटरप्रिटेशन पे, प्रेजेंटेशन पे और ऑर्गेनाइजेशन पे। यानी हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को कलेक्ट करने के बाद उन पे एनालिसिस करते हैं, फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं कि उसका क्या अर्थ आ रहा है, फिर उसको रिप्रेजेंट करते हैं और फिर हम उसको एक ऑर्गेनाइजिंग वे में आगे प्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे आप जानते हैं भारत की जनसंख्या जनगणना होती है, तो जनगणना में घर घर जाके डाटा कलेक्ट करा जाता है, फिर उसको डाटा को क्या किया जाता है? क्लासिफाइड किया जा सकता है, या उसको आप यूं कह सकते हैं एनालिसिस किया जाता है कि भाई मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, इस क्षेत्र में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, बच्चे कितने हैं। फिर ये जाता है कौन सा कितनी जाति से है, किस क्षेत्र में, उसके क्षेत्रफल के हिसाब से जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है, किसमें कम है। फिर धीरे धीरे वो डाटा पूरी तरह एनालिसिस होता है और उसके बाद फिर उसको इंटरप्रेट करके पीएम मोदी साहब को समझाया जाता है, या जो भी संस्थाएं होंगी, जो हेड होंगे, उनको समझाया जाता है। फिर धीरे धीरे जनता के सामने उसको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, जिस भी तरीके से उसकी जरूरत होती है। हाँ है ना? मैं इसको अगर बेसिक शब्दों में कहूं, नहीं क्लास नोट्स स्टेट्स में के उसमें नहीं है, क्लास नोट्स में नहीं है स्टेट, जो मेरे क्लास नोट्स मार्केट में बिकते हैं, लेकिन हम आपको इसके क्लास नोट्स तैयार करके दे देंगे जितने पेजेस के होंगे। ये सारा थ्योरेटिकल पोर्शन उसमें लिखा होगा और फिर उसी की आप फोटोकॉपी करा लेना, या हम उसका कोई और सोर्स देख लें। एक वर्ड होता है मेरे बच्चे, कैप। जब हम पढ़ते थे तो इस शब्द को बहुत महत्व दिया करते थे, और हमें लगता था हमेशा ही, जो हमारे टीचर्स ने पढ़ाया है, कि भाई कैप जो वर्ड है वो स्टैट्स को अपने आप में क्लासिफाई कर देता है और कंप्लीट उसकी एक डेफिनेशन है। कैप का मतलब है कलेक्शन, ए का मतलब है एनालिसिस, और पी का मतलब है मेरे बच्चे प्रेजेंटेशन। तो डाटा को कलेक्ट करना, उनको एनालिसिस करना और उनको प्रेजेंट कर देना, हमें यही सिखाया गया है कि यही स्टैट्स होती है, और ये एक अप्लाइड साइंस होती है ना? तो स्टैट्स बेसिकली एक स्टडी है जो डाटा को कलेक्ट करने, उनका एनालिसिस करने और उनको रिप्रेजेंट करने के तरीकों के बारे में बात करता है। अब मेरे बच्चे, हम धीरे धीरे इन चीजों पे अलग अलग आते हैं कि कलेक्शन कैसे करते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं, प्रेजेंट कैसे किया जाता है ना? अब हम इन सारी बातों पे धीरे धीरे करके आते हैं, लेकिन
मैंने आपको ये चीज समझाई कि एनसीईआरटी में ये डेफिनेशन है, उसमें कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रेट करना, प्रेजेंट करना और ऑर्गेनाइज करना डाटा का लिखा हुआ है। अब मेरे बच्चे, ये एक पेपर था सीडीएस का 2018 का, ये वहां से मैंने एज इट इज पिक किया क्वेश्चन, और उसमें 4 स्टेटमेंट दे रखी थी, स्टेटमेंट 1 2 3 4, और फिर उसमें ऐसे ऑप्शन थे कि स्टेटमेंट 1 ठीक है, 2 ठीक है, 3 ठीक है, 4 ठीक है, या 1 और 2 ठीक है, 2 और 3 ठीक है, इस तरह से था। तो उसमें एक स्टेटमेंट थी जो मुझे पिक करनी ठीक लगी, वो मैंने आपको पिक कर ली, डायरेक्ट इसी स्टेटमेंट को क्वेश्चन में डाला हुआ था। स्टेटिस्टिक्स जो है वो ब्रांच है अप्लाइड मैथमेटिक्स की, दैट इन्वॉल्व द कलेक्शन, डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस एंड इन्फ्रेंस ऑफ कंक्लूजन फ्रॉम क्वांटिटेटिव डाटा। यानी सांख्यिकी जो होती है वो एक ऐसी शाखा है गणित की जिसमें डाटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसका विश्लेषण किया जाता है, विवरण किया जाता है, और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, जो मैं आपको अभी समझा रहा था कि जनसंख्या गिनती होती है। तो उसमें पहले क्या होता है, डाटा कलेक्ट होता है, फिर उस डाटा को ऑर्गेनाइज वे में रिप्रेजेंट मतलब लिखा जाता है सारे को, फिर उससे धीरे धीरे करके कुछ एनालिसिस होते हैं, और लास्ट में हम एक निष्कर्ष निकाल के बताते हैं कि भाई महिलाओं की जनसंख्या भारत में बढ़ रही है कि घट रही है, पुरुषों की जनसंख्या बढ़ रही है घट रही है, गरीबी रेखा से कितने लोग ऊपर हैं नीचे हैं, तो ये निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये बाकायदा मैंने वहीं से डायरेक्ट पिक की हुई है, ये क्वेश्चन आया हुआ था सीडीएस में 2018 में, तो मैंने वहीं से लिया हुआ है। स्टैटिक्स जो है वो ब्रांच है अप्लाइड मैथमेटिक्स की, जिसमें कलेक्शन ऑफ डाटा रहता है, फिर उनका डिस्क्रिप्शन होता है, फिर उनका एनालिसिस होता है, फिर हम उससे एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं मेरे बच्चे। डाटा क्या होता है? बेसिक चीज है मेरे बच्चे, डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, और फैक्ट्स में सब कुछ आता है, नंबर्स आते हैं, मेजरमेंट यूनिट आती है, ऑब्जर्वेशन आते हैं। तो आंकड़े जो होते हैं वो तथ्यों का संग्रह होता है, यानी फैक्ट्स का कलेक्शन होता है। उसमें वो फैक्ट किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं, वो तथ्य किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं, वो नंबर्स में हो सकते हैं, वर्ड्स में हो सकता है, मेजरमेंट के थ्रू हो सकता है, या ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में हो सकता है। इन अदर वर्ड्स, डाटा आर मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन दैट आर कलेक्टेड एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देर आर वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा एंड डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसको छोड़ दीजिए, बस डाटा आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए, इससे सवाल कुछ बनेगा नहीं। अब आता है मेरे बच्चे, डाटा कितने टाइप के होते हैं? डाटा कितने टाइप के होते हैं? तो आप मुझे बताइए डाटा कितने टाइप के। एक सेकंड के लिए ना, इसका फोन आ रहा है, एक सेकंड, इसको स्विच ऑफ ही कर दो फोन। अब फोन स्विच ऑफ है, दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, 800 करोड़ आबाद हो गई। क्या शैलेंद्र भाई, सिराज आप बहुत अच्छा पढ़ा था, थैंक यू भाई। आइए अब बात करते हैं कि डाटा कितने टाइप के होते हैं। नॉमिनल डाटा कौन से होते हैं, न्यूमेरिकल डाटा कौन से होते हैं, उनकी अलग अलग टाइप क्या है, उन सारी चीजों पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो बेसिकली डाटा को हम दो तरीकों से बांट लेते हैं। डाटा को मेरे बच्चे हम दो तरीके से बांट लेते हैं। एक डाटा हम बांट लेते हैं क्वालिटेटिव, और एक डाटा हम बांट लेते हैं क्वांटिटिव। यानी जहां क्वांटिटी के बारे में जिक्र हो रहा हो वो क्वांटिटिव डाटा हो गया, जहां क्वालिटी के बारे में जिक्र हो रहा हो वहां क्वालिटेटिव डाटा हो गया। वो बहुत तेज भागता है, क्वालिटी की बात हो रही है, हाँ है ना। वह 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, क्वांटिटिव की बात हो गई। अब क्वालिटेटिव में भी दो तरीके से डाटा को बांटा जाता है, और क्वांटिटिव में भी दो तरीके से डाटा को बांटा जाता है। डिस्क्रीट डाटा का मतलब होता है फिक्स, फिक्स डाटा हो गया। कंटिन्यूस डाटा का मतलब होता है कि संग्रह, यानी ग्रुप की बात हो गई। एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा बेटर समझाता हूं। अभी मैंने कहा कि भाई डाटा दो तरीके के होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अच्छा, हिंदी इंग्लिश के चक्कर में ना पड़िएगा, कोशिश करिए इंग्लिश में समझने की, क्योंकि हिंदी में बहुत खतरनाक शब्द है, और आपने जिन्होंने स्टैट्स कभी पढ़ा नहीं होगा उनको हिंदी में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए जहां तक संभव हो पाया मैंने इंग्लिश को ही यूज किया। तो क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा। अब हम क्वांटिटेटिव डाटा को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक डिस्क्रीट डाटा और एक कंटिन्यूस डाटा। तो मेरे बच्चे, जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है ये संख्यात्मक की जानकारी देता है,
और जो क्वालिटेटिव डाटा होता है वो गुणवत्ता के बारे में बात करता है ना। जैसे वह तेज दौड़ सकती है, वह दुबला पतला है, यहाँ मैंने कहा कि भाई एक जानवर के 8 पैर है, 10 पैर है, 20 पैर है, इस तरीके की, जहां क्वांटिटी की बात हो और जहां क्वालिटी की बात हो। फिर मेरे बच्चे टाइप ऑफ क्वांटिटिव डाटा को बांटते हैं। एक क्वांटिटिव डाटा कितने प्रकार के होते हैं, तो दो तरीकों से हमने इसको बांटा। एक है मेरे बच्चे डिस्क्रीट डाटा, और दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों हमारा कंटिन्यूअस डाटा। तो पहले एक बार आप डिस्क्रीट को पढ़िए, फिर मैं इसमें समझाता हूं। एडजेक्टिव जैसा है सर, माय थैंक यू भाई महेश सर। ट्रिग्नोमेट्री का समाप्त हो, जी जी ट्रिग्नोमेट्री हो गई जिन बच्चों का। सुधीर जी आपका हो गया सर। इस क्वेश्चन कैसे आता है, इससे क्वेश्चन कैसे आता है मेरे बच्चे, आप क्यों घबरा रहे हो? मैंने इस पे थोड़े बहुत नहीं, कम से कम 50 नहीं 25 क्वेश्चन आज की क्लास में डाले हुए हैं। ये अभी तो बेसिक चला समझाने के लिए, थ्योरेटिकल पोर्शन है। इसके बाद अगर आप आएंगे तो यहां से क्वेश्चन डालने स्टार्ट कर दिए, और अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं मैंने वो सारे इसमें रखे हुए हैं, तो आप चिंता मत करें। आज मैं सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन में कुछ हिस्सा बता रहा हूं, और जो हिस्सा बता रहा हूं आज एक लिमिटेड वे में बता रहा हूं। कल उसी चीज को जब उसके ऊपर थोड़ा डिटेल जाएंगे तो डिटेल में समझा रहे होंगे, ठीक है। और फिर उस पर आगे क्वेश्चन लेंगे। पहला है कि क्वांटिटेटिव डाटा कैसे होते हैं। तो मेरे बच्चे क्वांटिटेटिव डाटा मैंने बताया जिसमें क्वांटिटी का जिक्र हो, क्वालिटेटिव जिसमें क्वालिटी का जिक्र हो। क्वांटिटेटिव डाटा को हमने दो हिस्सों में बांटा, एक डिस्क्रीट डाटा और एक होता है कंटिन्यूअस डाटा। मेरे बच्चे डिस्क्रीट डाटा जो होता है वो एक फिक्स चीज को रिप्रेजेंट करता है, फिक्स चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा यहां पे कि भाई ये क्लास है, ये कोई क्लास है ना, और इस क्लास में कुछ बच्चे हैं, किसी के नंबर 100 मैक्सिमम मार्क्स मान लेते हैं हम भैया 100 हैं, तो किसी के 80 आए होंगे, किसी के 85 आए होंगे, किसी के 87 आए होंगे, किसी के 98 आए होंगे, किसी के फिर 85, बहुतों के 85 होंगे, बहुतों के नहीं, अलग अलग नंबर आए होंगे। अगर मैं आपको यह सवाल में कह दूं कि भाई ये बताइए 68 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, 68 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा डिस्क्रीट डाटा, यानी एक फिक्स क्वांटिटी की बात करने लग रहा है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि यार 60 से 70 के बीच में कितने बच्चों के नंबर हैं, तो एक कंटिन्यूअस डाटा है। 70 से 80 के बीच में कितने बच्चों के नंबर हैं, 80 से 90 के बीच में कितने बच्चों के नंबर है, तो यहां एक कंटिन्यूटी आ गई, यहां एक कंटिन्यूटी आ गई, यानी लगातार है, ब्रेक नहीं है। यहां मैंने एक फिक्स की बात की कि भाई 68 नंबर कितने बच्चों के, वो बताओ रे। तो ये एक फिक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, है ना। किसी के 33 है, हराम खोर तू 33 पे रुक जा। अब पढ़ लीजिए कि भाई डिस्क्रीट डाटा जो होते हैं वो एक फिक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। हिंदी में भी समझ लेते हैं, एक विशेष निश्चित मूल्य को, या मूल्य को, अब हिंदी में देखो मूल्य समझ रहे हो, मान समझो इसको, एक निश्चित मान को रिप्रेजेंट करते हैं और इन्हें गिना जा सकता है। एक कंपनी में श्रमिकों की संख्या कितनी है भैया, 50 है, 60 है, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, एक क्रिकेट मैच में कितने रन बने, ये हमारा डिस्क्रीट डाटा है। इसके नोट्स आप बनाना चाहे बना दीजिए, नहीं तो हम क्लास नोट्स को आपको बना के देंगे। जिस दिन पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा उस दिन आपको दे देंगे पीडीएफ में, फिर आप उसे प्रिंट करा लेना या टाइप करा लेना, बहुत सॉरी फोटोकॉपी करा लेना। कंटिन्यूअस डाटा क्या होता है, ये फिक्स नहीं होता, ये डाटा फिक्स नहीं होते, बट इनमें एक रेंज होती है। इनमें मेरे प्यारे बच्चे क्या होती है, एक रेंज होती है। इट कैन बी मेजर्ड, ये भी मापे जा सकते हैं, लेकिन इनमें एक रेंज होती है। जैसे हाइट ऑफ चिल्ड्रन, भाई बच्चों की इतने से इतने के बीच की हाइट बताओ। स्क्वायर फुटेज ऑफ 2 बेडरूम, 2 बेडरूमों की स्क्वायर फुटेज। स्पीड ऑफ कार, यानी कार जो मतलब कार है उनकी चालों के ऊपर बना दिया। यानी आप इसे समझिए कि जिसमें रेंज की बात हो रही हो वो मेरे प्यारे बच्चों कहलाएंगे कंटिन्यूअस डाटा, और जो एक फिक्स चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपके कहलाएंगे डिस्क्रीट डाटा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने यहां आपको समझाया डिस्क्रीट का मतलब फिक्स और कंटिन्यूअस का मतलब ग्रुप, यानी ग्रुप में लगातार चीज में। अब आते हैं मेरे बच्चे क्वालिटेटिव डाटा कैसे होते हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल। इसका हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा यूज नहीं, इनका यूज है। और क्वालिटेटिव डाटा को भी क्वांटिटेटिव डाटा बनाया जा सकता है, लेकिन वो 11th क्लास के बच्चे सीखते हैं उसको, अभी हमें जरूरत नहीं है। आइए मेरे बच्चे क्वालिटेटिव डाटा पे चले जाते हैं। क्वालिटेटिव डाटा को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक नॉमिनल डाटा, नॉमिनल का मतलब जो एक ब्रांच को रिप्रेजेंट करे, नाम को रिप्रेजेंट करे, और दूसरा है मेरे बच्चे ऑर्डिनल डाटा।
जो एक क्रम को रिप्रेजेंट करे, एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करे। तो नॉमिनल डाटा का मतलब जो एक क्लास को रिप्रेजेंट करे, नाम हो गया, हाँ है ना, जैसे आदमी, औरतें, यानी ग्रुप को, जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वुमेन हो गया, मैन हो गया, कलर को रिप्रेजेंट करने लग रहा है, ब्लैक पीपल, ब्राउन पीपल, हाँ है ना। तो ये नॉमिनल डाटा होते हैं जो जिनमें क्वालिटी होती है, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र के लिए होते हैं, नहीं कि नाम को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जबकि जो ऑर्डिनल डाटा है, इसको एक बार पढ़िए, कि जो वैल्यूज होती है वो एक नेचुरल ऑर्डर को फॉलो करती है। जो वैल्यूज होती है वो एक नेचुरल ऑर्डर को फॉलो करती है। क्वालिटेटिव में डाटा नहीं मिलता। जैसे मैं कहूं कि यार इस क्लास में ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये सेकंड पोजीशन पे, ये थर्ड पोजीशन पे, ये फर्स्ट पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे, तीन बच्चे मैंने छांट दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो क्या ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड कह देने से आप ये बता सकते हैं कि फर्स्ट के कितने नंबर है, सेकंड के कितने नंबर है और थर्ड के कितने नंबर? आप बता सकते हैं? आप कहेंगे नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन क्वालिटी जरूर रिप्रेजेंट हो रही है कि ये पहले वाला दूसरे से अच्छा है, दूसरे वाला तीसरे से अच्छा है, हाँ है ना। तो ये मेरे बच्चे क्वालिटेटिव डाटा होते हैं, और क्वालिटेटिव डाटा में भी ये ऑर्डिनल डाटा कहते हैं, हाँ है ना। मेरी बात आप समझ पाए? इनके सवाल पेपर में नहीं पूछे जाते, तो घबराइए मत। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों आगे, कि भैया यहां तक की बात हमने समझ ली। अब बात कर लेते हैं डाटा पे। डाटा कलेक्ट कहां से होते हैं और डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दो अलग अलग चीजें। तो डाटा कलेक्ट बड़ा सिंपल सा है। एक प्राइमरी रिसोर्स होता है और एक सेकेंडरी रिसोर्स होता है। प्राइमरी रिसोर्स का मतलब हम खुद जाके कोई डाटा कलेक्ट कर लाएं, जैसे मैं खुद अपने गांव में जाऊं और वहां ये देखूं कि कितने लोग पढ़े लिखे, कितने अनपढ़ हैं। दूसरा, अगर मुझे ये पता करना है, रख दे बेटा, ठीक है, ये तो हो गया प्राइमरी डाटा। अगर मुझे ये पता करना है कि भैया फलाना कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ, तो मैं उस कंपनी में जाके प्रॉफिट चेक नहीं करूंगा, बल्कि गूगल से एक सीट निकालूंगा और उस सीट के थ्रू मैं निकालूंगा। या मुझे पता करना है कि भारत में महिला और पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात करो, तो मैं पूरे भारत में घूम घूम के मर्द और औरतों की जनसंख्या नहीं काउंट करूंगा, बल्कि मैं गूगल पे जाऊंगा या भारत सरकार का जो भी रिकॉर्ड होगा वहां जाऊंगा और वहां से उस डाटा को कलेक्ट कर लूंगा। यानी जब हम खुद डाटा कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी रिसोर्स। अगर हम किसी और ने वो काम कर रखा और उससे हम वो डाटा ले रहे हैं, तो सेकेंडरी रिसोर्स। इस पे एक बार एमटीएस में सवाल पूछा गया है, 4 एग्जाम्पल दे दिए और फिर कहा कि इनमें से कौन सा प्राइमरी रिसोर्स है, ठीक है। तो आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए। इसी की डेफिनेशन है, व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हरसेल्फ और हिमसेल्फ with a definite objective in her his mind, the data obtained is called primary data। बेसिक बात समझिए, जब खुद हम किसी काम को करने लग रहे हैं एक उद्देश्य के साथ, तो वो हमारा प्राइमरी डाटा कहलाता है। जब हम किसी दूसरे ने कोई काम कर रखा और उससे हम वो चीज पिक कर रहे हैं, यानी एक सर्टेन सोर्स से हम कोई चीज पिक कर रहे हैं, वो मेरे बच्चे सेकेंडरी डाटा। हिंदी में सेकेंडरी को गौण आंकड़ा कहते हैं। जो मैं आपको कह रहा था ना, हिंदी बहुत आसान नहीं है इसकी समझनी। अब मेरे बच्चे आते हैं रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कैसे रिप्रेजेंट होता है। जैसे मान लीजिए मैंने ये क्लास है और इस क्लास में 5 बच्चे हैं, 5 स्टूडेंट है, और इन 5 स्टूडेंट से मैंने कहा कि यार अपने अपने नंबर बताओ क्या क्या है। पहले वाले ने खड़ा कहा 36, दूसरे ने कहा 49, फिर एक ने कहा जी 24 ही नंबर आए मेरे, एक ने कहा जी 57 नंबर आए, एक ने कहा 19 नंबर आए। तो ये कहलाएगा मेरे बच्चे रॉ डाटा। रॉ डाटा, ये कहलाएगा रॉ डाटा, यानी जैसा बोला वैसे मैंने उठा के कलेक्ट करके रख दिया, ये रॉ डाटा। दूसरा होता है प्रोसेस्ड डाटा, यानी जो डाटा आया उसको हम प्रोसेस करें। तो मेरे बच्चे, जैसे इस एग्जांपल के थ्रू यही समझा देता हूं, क्योंकि हमें ये करना नहीं है, बस हमें उस थ्योरी की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो उस रेंडमली लिख दिया जो डाटा हमने कलेक्ट किया, तो मेरे बच्चे इसको हम कहते हैं रॉ डाटा, है ना। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों हम इन आंकड़ों को किसी एक प्रॉपर मैनर में रिप्रेजेंट कर दें, किसी एक प्रॉपर मैनर में रिप्रेजेंट कर दें, वो मैनर अलग अलग हो सकता है। अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल में हम असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही या अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। अगर कोई और चीज से रिप्रेजेंट हो रहा है, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि भाई किसी का इन बच्चे का ब्लड ग्रुप ए है, इसका ए बी पॉजिटिव है, एक का ओ है, एक का सी है, एक का डी, मतलब जो जो होते होंगे, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। तो हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम इनको अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले ए ले लेते हैं, फिर बी ले लेते हैं, फिर सी ले लेते हैं, डी, मतलब
इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं। तो मेरे बच्चे, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि डाटा को हम प्रोसेस डाटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इससे रो डाटा से, यानी पहले तो हमारे पास बिल्कुल रो चीज आती है, बिल्कुल फैली हुई, तो हम उसको सीरियल ऑर्डर में लगा सकते हैं या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही या अवरोही क्रम में लगा सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जब हम किसी डाटा को प्रोसेस्ड कर देते हैं, यानी आरोही अवरोही क्रम में या सीरियल में या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा देते हैं, तो ऐसे आंकड़े को हम एरे कहते हैं या एरेड कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा हुआ है थ्योरेटिकल पोर्शन में, और इसी को प्रोसेस्ड डाटा बोलते हैं। शायद स्पेलिंग यही होगी, प्रोसेस्ड डाटा बोलते हैं, प्रेषित आंकड़ा कहा जाता है, प्रोसेस्ड डाटा बोला जाता है, हाँ है ना। हिंदी में इसे सरणी डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? सरणी डाटा कहते हैं, यानी एक सारणी बनाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो जब रो डाटा को अपरिष्कृत डाटा को जब हम परिणाम के आरोही या अवरोही क्रम में रखते हैं, या किसी इन तीनों चारों में से कोई सीरियल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको प्रोसेस डाटा कहते हैं, एरे कहते हैं या एरीड कहते हैं, हाँ है ना। मेरी बात आप समझ रहे हैं? डी किसका? अरे उल्लू के ढक्कन, मुझे भी पता है डी किसी का ब्लड ग्रुप नहीं, मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा था कि डाटा तो ब्लड ग्रुप नहीं, कुछ और भी हो सकता है ना भाई। नाम में जैसे बहुत सारे बच्चों के नाम है, तो अल्फाबेटिकली उनको नाम के उसमें रख दें, तो भी तो वो प्रोसेस डाटा हो जाएगा ना, बट वो होगा क्वालिटेटिव डाटा। यहां तक मेरी बात समझ पाए? तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, आपसे पेपर में 100% ही पूछा जाएगा व्हाट आर अरेड और अरेड डाटा या प्रोसेस डाटा। तो आपको कहना है कि जब, मतलब 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें 4 डेफिनेशन दे रखी होगी, कि जब हम किसी रो डाटा को सीरियल ऑर्डर या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वो प्रोसेस डाटा कहलाता है, अरे या अरेड डाटा कहलाता है। जैसे यही नंबर है मेरे बच्चे, 55 36 95, ये 10 बच्चों के नंबर दे रखे हैं, ये है रो डाटा, उल्टा सीधा सीक्वेंस। अगर मैं इसी को सीक्वेंस में रिप्रेजेंट कर दूं, इसी को मैं सीक्वेंस में रिप्रेजेंट कर दूं, तो वो मेरा प्रोसेस डाटा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोसेस डाटा। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं? रेंज। हिंदी में रेंज को बोलते हैं परास। क्या कहते हैं? परास। अब खुद देखो, रेंज शब्द याद रखना आसान है, परास शब्द याद रखना आसान है, तो आप कहेंगे रेंज। तो मेरे बच्चे, रेंज निकाली कैसे जाती है? रेंज का मतलब होता है कि जो भी डाटा दे रखा है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू निकाल लो, सबसे छोटी वैल्यू निकाल लो, और फिर उनके बीच का डिफरेंस निकाल दो, वो कहलाता है रेंज। जैसे यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू देखें तो 55 95 73, सबसे बड़ी अभी तक 95 आई। फिर सबसे छोटी देखते हैं, 36 से छोटा कुछ है, 25 आ गया सर, तो सबसे छोटी डाटा 25 है। 75 में, 95 में 25 गया 70, तो हम कहेंगे कि इसकी जो रेंज आएगी मेरे बच्चे, वो कितनी आएगी? 70। इसकी जो रेंज आएगी मेरे प्यारे बच्चों, कितनी आएगी? 70 आएगी। ये होगी मेरे प्यारे बच्चों इसकी रेंज। तो रेंज कैसे निकालते हैं? बड़े डाटा में से, बड़ी वैल्यू में से, यानी हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू घटा देते हैं, दैट इज रेंज। अब मेरे बच्चे, डाटा को रिप्रेजेंट करने के तरीके अलग होते हैं। भाई आपके पास तो रो डाटा मिलेगा, है ना, आपको रिप्रेजेंट करना नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के तरीके जरूर समझ लेना है। रो डाटा मिलेगा, जैसे अभी हमने ये डिस्कस किया यहाँ पे कि ये 10 बच्चों के नंबर दे दिए, 55 36 95 73 60 42 25 78 75 62। ये मेरे बच्चे रो डाटा था। पहला तरीका जो आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो है कि आप इन्हें प्रोसेस डाटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, या अरे या अरेड डाटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला तरीका ये है। आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये तो आंकड़े थे 10 आंकड़े थे, तो आपने सीक्वेंस में लिख दिए। लेकिन अगर सर मान लीजिए आंकड़े हो जाए या 1000, या आंकड़े हो जाए 100, फिर कैसे करेंगे? भाई 10 आंकड़े थे तो बड़ा छोटा सीक्वेंस में लगाना आसान है, लेकिन अगर 100 आंकड़े हो तो उनको फिर सीक्वेंस में लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मतलब आंकड़ों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आंकड़ों की संख्या बढ़ती चली जाती है, तो वहां उसको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है अनग्रुप्ड, और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों ग्रुप्ड। एक होता है मेरे दोस्तों अनग्रुप्ड, और एक होता है ग्रुप्ड। जब बहुत सारे आंकड़े हो तो अनग्रुप्ड तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा डाटा हो तो उसे हम ग्रुप्ड तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? समझिए।
एक शब्द होता है जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। हिंदी में शायद इसे बारंबारता कहते हैं, वार्ता कहते हैं, जो बार बार आ रहा। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जब कोई चीज बार बार आ रही होती है, या किसी चीज की जो रिपीटेशन है वो बहुत बार हो रही होती है, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे यहां पे आते हैं, इस वाले पे आइए, थोड़ी देर के लिए टेबल को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इसको पढ़िए। तो आप कहेंगे सर आंकड़े बहुत सारे, 10, 20, 36, 92, 95, 40, 50, 56, पहले तो सर इन्हें किसी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा ताकि गलती कम से कम हो। हाँ है ना, वो होगा हमारा रे या प्रोसेस डाटा। लेकिन सर आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा करना भी हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा। फिर दूसरा तरीका क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आप इन्हें अनग्रुप्ड डाटा की फॉर्म में लिख दें। अनग्रुप्ड डाटा की फॉर्म में लिख दें, अनग्रुप्ड डाटा की फॉर्म में लिख दें। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, डिस्ट्रीब्यूशन कर दें। अनग्रुप्ड का मतलब क्या हुआ कि कोई ग्रुप मत बनाओ। ये देखो कि 10 कितनी बार आ रहा है, एक बार। 10 सर आ रहा है एक बार, तो जो जितनी बार आ रहा है उतनी बार में उसे लिख दो। सर 20 कितनी बार आ रहा है, एक बार। 36 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। 40 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। 50 कितनी बार आया, 3 बार। 56 कितनी बार आया, 2 बार। 60 कितनी बार आया, 4 बार। 70 कितनी बार आया, 4 बार। यानी यहां क्या होगा कि हम चीजों को एक उनके ऑर्डर में मेंटेन करेंगे यहां पे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कौन सा डाटा कितनी बार फ्रीक्वेंटली आया है। जितनी बार वो फ्रीक्वेंटली आया, इस तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी बात होगी सर हम इन्हें रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, तो भैया रिप्रेजेंट इसलिए करते हैं क्योंकि स्टैट्स का बेसिक या मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लास्ट में कोई कंक्लूजन दे पाए। अगर इस आंकड़े को दे दे तो इससे कंक्लूजन निकालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस आंकड़े से आप 1 सेकंड में निकाल देंगे कि भैया 70 नंबर वाले 4 बच्चे हैं, 95 नंबर वाला एक बच्चा है। बहुत जल्दी से रिप्रेजेंट हो गया डाटा को, या उसको कंक्लूजन जल्दी से पहुंचा पा रहे हैं। तो ये कहलाता है मेरे बच्चे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी को हम डिस्क्रीट डाटा भी बोलते हैं। डिस्क्रीट का मतलब फिक्स, कि 10 नंबर वाले कितने, 20 नंबर वाले कितने, 36 नंबर वाले कितने, 40 नंबर वाले कितने। तो ये मेरे बच्चे डिस्क्रीट डाटा भी कहलाता है और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहलाता है। हाँ है ना। इसी में मेरे बच्चों अगर आंकड़े और ज्यादा हो जाए, आंकड़े और ज्यादा हो जाए, ये मैंने आपको समझाया कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसे। आंकड़े बहुत ज्यादा हो जाए, ये मैंने फ्रीक्वेंसी वर्ड आपको बता दिया कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। जैसे मैं यहां बात करूं कि भाई 8 कितनी बार आया, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 8 4 बार आया। तो ये 4 जो है ये 8 की फ्रीक्वेंसी है। 4 जो है 8 की फ्रीक्वेंसी है। एक कितनी बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो एक की फ्रीक्वेंसी 3 है। तो 3 क्या है मेरे बच्चे, उसकी फ्रीक्वेंसी। हाँ है ना। अब बात आती है कि आंकड़े बहुत ही ज्यादा हों तो फिर कैसे रिप्रेजेंट करें। जैसे ये वाले आंकड़े बहुत ज्यादा है, तो सर यहां तो आंकड़े अगर देखोगे ध्यान से, तो यहां तो आंकड़े फिर भी लिमिट में थे। भाई ज्यादा से ज्यादा कितने आंकड़े रिप्रेजेंट करने पड़े, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 ही आंकड़ों को फ्रीक्वेंसी में रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन अगर ये 13 की जगह मान लो 40 आंकड़ों में रिप्रेजेंट करना पड़े, तो टेबल बनाने में बड़ा टाइम लगेगा या समझाने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसको फिर रिप्रेजेंट करते हैं मेरे बच्चे हम ग्रुप के थ्रू। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप के थ्रू। ये हुआ हमारा ग्रुप। हमने रिप्रेजेंट कर दिया भाई 20 से 29 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3। 30 से 39 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 14। 40 से 49 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12। तो यहां मेरे बच्चे ये कहलाएगा हमारा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डाटा। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डाटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि भैया हम इसको ग्रुप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता। हाँ है ना। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, हिंदी में इसे कहते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कहलाता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा टेबल। इज इट ओके? क्या किसी भाई को दिक्कत है?
ग्रुप और अनग्रुप में समझ गए। अगर ये डिस्क्रीट हो यानी फिक्स होता कि 20 कितनी बार आया, 25 कितनी बार आया, 26 कितनी बार, वो अनग्रुप था। लेकिन अगर हमने उसको एक क्लास इंटरवल में बांट दिया, एक ग्रुप में बांट दिया, तो मेरे बच्चे ये हमारा कहलाता है क्या, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दबा के सवाल पूछा हुआ है थ्योरेटिकल पोर्शन में, एमटीएस ने भी, एसएससी सीजीएल की जीएस में भी पूछा हुआ है, और सीडीएस में तो पूछा ही जाता लगातार। अब एक चीज और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान दें यहां, तो इस बात को मैंने समझा दिया कि भाई ये ग्रुप का मतलब क्या हुआ, कि हम किसी ग्रुप में रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं, ताकि हम रिप्रेजेंटेशन के तरीके को थोड़ा साफ सुथरा रख पाए और जल्दी से चीजों को समझा पाए। ये फ्रीक्वेंसी वर्ड भी मैंने खूब अच्छे से आपको समझा दिया। कोई चीज कितनी बार लिखी जा रही है, कितनी बार आ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। यहाँ पे एक शब्द है टेली मार्क्स, इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है। आपसे ये पूछा जाता है कि टेली मार्क्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, टेली मार्क्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, टेली मार्क्स जो होता है वो फ्रीक्वेंसी को ही रिप्रेजेंट करता है। इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये होता है कि जैसे 20 से 29 में कोई चीज कितनी बार आई, तो 3 बार आई तो 3 डंडे खींच दिए, 4 बार आई तो 4 डंडे खींच दिए, 5 बार आई तो 4 डंडे खींच के फिर ऐसे काट देते हैं, ये पांचवा होगा। अगर मान लीजिए कोई फ्रीक्वेंसी 8 है, तो 8 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4, फिर काट दिए 5 6 7 8 ऐसे। अगर मान लीजिए 15 को रिप्रेजेंट करना होता तो, या 12 को रिप्रेजेंट करना होता तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गया, 11 पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इस पे सवाल आएगा कि टैली मार्क्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो टैली मार्क्स हमेशा फ्रीक्वेंसी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि भैया 20 से 29 तक कोई चीज कितनी बार आई, तो 3 डंडे आ गए, 3 बार आई। 30 से 39 तक अगर 1 2 3 4 में फिर काटा मार दिया, तो मतलब 5 बार आई। हाँ, है ना। इस बात को आप समझ गए होंगे। एक बार आप पढ़ना चाहें इसकी डेफिनेशन को तो आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आंकड़ों के इस रूप में प्रस्तुत करने को हम आंकड़े सरल और छोटे रूप में हो जाते हैं, और हम एक ही दृष्टि में उनके मुख्य लक्षणों को देख सकते हैं। इस प्रकार की सारणी को वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी कहा जाता है। अब मेरे बच्चे, एक वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं क्लास साइज। क्या बोलते हैं, क्लास साइज। क्लास साइज जो होता है वो डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट होती है। कि भैया जो अपर क्लास लिमिट है और जो लोअर क्लास लिमिट है, उनके डिफरेंस को मेरे बच्चे हम कहते हैं क्लास साइज, है ना। और इसे क्लास साइज भी कहते हैं और क्लास विड्थ भी बोला जाता है। जैसे यहां अगर हम बात करें कि भाई 20 से 29 तक, तो इसकी क्लास विड्थ कितनी हुई, 30 से 39 तक इसकी क्लास विड्थ कितनी हुई, 40 से 49 तक इसकी क्लास विड्थ कितनी हुई। इनके बीच इनका जो गैप रहता है, इसको मेरे प्यारे बच्चों आज के नोट्स में, अरे मिल जाए खसम पढ़ तो ले, इन्हीं को मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं क्लास साइज। हाँ, है ना। अभी क्लास साइज निकालते कैसे, इस बात पे डिटेल में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, इस वर्ड को समझ लीजिए। जो क्लास इंटरवल है उसी को आप क्लास साइज कह सकते हैं। अपर क्लास लिमिट, जो क्लास इंटरवल जैसे 40 से 49 है, तो ये अपर क्लास लिमिट हो गई, ये लोअर क्लास लिमिट हो गई। जैसे 50 से 59, लोअर क्लास लिमिट 50 होगी, अपर क्लास लिमिट 59 होगी। है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब आता है कि भाई हम डाटा को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, डाटा को हम मुख्यतः 6 तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। 6 तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पे सवाल पूछ सकता है कि कौन सा तरीका कहां पर इस्तेमाल होता है। ये बातें हमें पता होनी चाहिए। पहला आता है बार ग्राफ। कि बार ग्राफ कहाँ यूज होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बार ग्राफ वहां यूज होता है जहां किसी डिस्क्रीट डाटा को रिप्रेजेंट किया गया हो। डिस्क्रीट डाटा को रिप्रेजेंट किया गया, डिस्क्रीट डाटा को रिप्रेजेंट किया गया। डिस्क्रीट डाटा क्या होता है, जो एक फिक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं कहूं जनवरी महीने में भारत घूमने वाले दर्शकों की संख्या बताओ, या भारत में अमेरिका से कितने लोग आए। एक ने कहा जी 10 मिलियन आए। फरवरी में कितने आए, एक ने कहा जी 13 मिलियन आए। मार्च में कितने आए जी 8 मिलियन आए।
अब मैं इसको बार ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करूंगा उस बात को समझिएगा। मोटे तौर पे समझिए, आपको रिप्रेजेंट नहीं करना, बस आपको थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर होना चाहिए। तो आप यहां क्या करेंगे, यहां आप कह देंगे भाई ये जनवरी ले लो, यहां कहीं फरवरी डाल दो, यहां कहीं मार्च डाल दो, और यहां गिनती लिख लो 2 4 6 8 10 12 13 इस तरह से। फिर क्या करो, एक इक्वल गैपिंग की एक चीज यहां, जैसे जनवरी में 10 लोग आए तो मान लो गिनती यहाँ पे 5 5 की ले लेते हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15, ऐसे ले लेता हूँ मैं गिनती। तो पहले वाले में गिनती कितनी, 10, तो जनवरी में आए 10 लोग। एक फिक्स सर्टेन हम ये इतनी चौड़ाई की यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर हम देखेंगे फरवरी में कितने हैं भाई, 13, तो फरवरी में आए सर 13, फरवरी में 13 है, लेकिन अब इसकी हमें चौड़ाई घटानी ना ऊंचाई घटानी होगी, तो 13 मान लो यहाँ, अच्छा 13 है ना, तो 13 यहाँ कहीं आ जाता होगा। ठीक है जी। फिर आ जाता है कि भैया मार्च में कितने आए, मार्च में भी काउंट कर लेंगे, मार्च में आ रहे हैं 8, तो बाबू 8 यहाँ आता होगा कहीं, यहाँ सिक आता होगा। तो ये कहलाता है मेरे बच्चे बार ग्राफ। इसमें क्या होता है कि एक फिक्स चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे जनवरी में कितने लोग आए, फरवरी में क्या हुआ, ये सारी बातें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं। ये बार ग्राफ है, एक बार आप पढ़िए और फिर देखिए आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। सवाल में कह रहा है कि जो ना ये बार ग्राफ है, एक ग्रुप डाटा को रिप्रेजेंट करता है कि जनवरी में कितना बड़ा ग्रुप आया, फरवरी में कितना बड़ा ग्रुप आया, इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है मेरे बच्चे। लेकिन बड़ी बात यह है यहां पर कि इनको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी ऐसे भी तैयार कर सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो, यानी ये चीज यहां लिख दो, ये चीज यहां, तो हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हमें बहुत गहराई में नहीं उतरना। दूसरा रिप्रेजेंटेशन का तरीका था मेरे बच्चे पाई चार्ट, ये आपने मैथ में पढ़ा होगा कि हम गोला बना लेते हैं और गोलों के थ्रू 360 डिग्री के थ्रू हम रिप्रेजेंटेशन डाल देते हैं। तो ये मेरे प्यारे बच्चों 360 डिग्री का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे यहाँ मैथ में कितने हैं, फ्रेंच में कितने, इंग्लिश में, साइंस में कितना, तो 360 डिग्री में जैसे उसके टोटल नंबर ले लेने हैं। मान लीजिए एक बच्चे के भैया मैथ में 50 नंबर आए, इंग्लिश में 60 आए, 100 में से इसमें 70 नंबर आए, किसी में 30 नंबर आए, ऐसे ऐसे नंबर आ गए बच्चे के। अब हमें इसे इसके थ्रू समझाना है। तो हमें ये पता है कि भाई मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो आप कहेंगे सर मैक्सिमम मार्क्स है 100, मैक्सिमम मार्क्स मान लीजिए 100। अब मुझे रिप्रेजेंट करना है कि भैया ये एंगल बताओ कितने डिग्री का बनेगा, 60 नंबर वाला। तो मैं कहूंगा कि यार 60 नंबर कितने में आए, 100 में, तो 100 में 60 है, तो 360 डिग्री हो तो कितने डिग्री का कौन बनाएगा, कटिंग पटिंग कर देंगे, टचिंग 36 36 18 और 3 216 डिग्री आया ना। इनका टोटल करना पड़ेगा भाई। मैक्सिमम थे 100 थे, तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट में, जैसे ये मैथ हो गया, ये इंग्लिश हो गया, ये रीजनिंग हो गया, ये जीएस हो गया, तो भाई इनको जोड़ लो पहले। 50 और 60 और 70 और 30, जीरो, 7 3 10 6 16 और 5 21, देख लेना जोड़ गलत ना हो, 100 210। अब माफ करिए, इस तरह से बनेगा कि भाई 60 नंबर आए किस में से, 210 नंबर में से, तो टोटल मार्क्स जो बने चारों सब्जेक्टों के मिला के वो 210, तो 210 में 60 नंबर आए इस सब्जेक्ट में, इंग्लिश में, तो पूरा ग्रुप जो बनाएंगे पाई चार्ट में वो 360 डिग्री का बनेगा। तो यहां कितना एंगल बनेगा। अगर पूछे कि भैया रीजनिंग का कितने डिग्री का कौन बनेगा, तो हम कहेंगे यार 70 नंबर आए 210 में, तो 360 डिग्री पे कितना बनेगा। ऐसे जीएस में 30 नंबर आए 210 पे, तो भैया 360 में कितना एंगल बनेगा। और 50 नंबर आए 210 में, तो 360 पे कितना बनेगा। तो इस तरीके से मेरे बच्चे, सर कैलकुलेशन चल रहा था ना, ना ना कैलकुलेशन नहीं चल रहा इसमें, यहां तक कि मेरी बात आप समझ पाए। अंकित आपके बैच में ने एक वीडियो डाली, उसको देख लेना पहले। यहां तक की बात आगे समझ में। ये पाई चार्ट होता है नहीं, 360 डिग्री पे हम चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई खास चीज नहीं है इसमें। अगला है मेरे बच्चे लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ, द लाइन चार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए सीरीज ऑफ डाटा
point connected with a straight line, the series of data points are called markers. The series of data points, कहता है ये वाले जो डाटा है ना, ये वाले, ये कहलाते हैं मार्कर्स. ये क्या कहलाते हैं? मार्कर्स कहलाते हैं. ये कहलाते हैं मार्कर्स. देखिए यार, लाइन डाटा जो है ना, बड़ा यूनिक है, और इसका इस्तेमाल तब ज्यादा किया जाता है जब कंपेयर करना हो. जब कंपेयर करना हो. अगर आपने मैच देखा होगा क्रिकेट का, तो आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान है, इनके बीच में मैच चलने लग रहा है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच चल रहा है, तो हमेशा आपने देखा होगा कि अगर इंडिया की मान लीजिए पहली बैटिंग है, तो इंडिया के जो नंबर है ना, वो रिप्रेजेंट करे जा रहे होते हैं किसके थ्रू? बार ग्राफ के थ्रू. कि भाई पहले ओवर में इतने रन आए, दूसरे ओवर में इतने रन आए, तीसरे में इतने रन आए, चौथे में इतने रन आए, ऐसे करके रिप्रेजेंट करा जाता है. लेकिन जब पाकिस्तान की बैटिंग आती है ना, तो आपको लाइन ग्राफ दिखाई देगा. लाइन ग्राफ कैसे दिखाई देगा? ऐसे कहेंगे कि देखो, ये ब्लैक वाली तो थी इंडिया की लाइन, ब्लैक वाली तो थी इंडिया की लाइन. ये दिखाएंगे कि भाई पहले ओवर में इतने रन, दूसरे में रन रेट इतनी, तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें या 10वें ओवर में रन रेट यहां पहुंच गई. दूसरी टीम की दिखाएंगे, जैसे पाकिस्तान की लाल रंग से दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान के पहले ओवर में 0 थे, फिर 2 रन आए, फिर अगले में 5 आए, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर घट गया, फिर साले हरा ही देते हैं. ऐसे. तो लाइन ग्राफ के थ्रू क्या है कि चीजों को समझाना बेहद आसान हो जाता है, दो चीजों में कंपेयर करना आसान हो जाता है. तो आपसे पेपर में ऐसा जरूर पूछ सकता है कि भैया लाइन ग्राफ कब यूज किया जाता है. यूज तो कभी भी कर लो आप. पाकिस्तान, अकेले पाकिस्तान के नंबर रिप्रेजेंट करने हैं, तो ये देखने में सुंदर थोड़ी लग रहा है. हाँ है ना, वहां तो ये सुंदर होगा बार ग्राफ, उससे तुरंत समझ में आएगा. लेकिन अगर दो चीजों में कंपेयर करना है, तो ये थोड़ा सा अच्छा तरीका हो जाता है. दो चीजों में पता चल जाता है. जैसे रन रेट भी देखते होंगे ना, ऐसे ही चढ़ता रहता है फिर गिरता रहता है रन रेट, पता चल जाता है कौन सी टीम किस ओवर में आगे है और पीछे है ना, कंपेरिजन हो जाता है. तो मतलब ये लाइन ग्राफ के थ्रू कंपेरिजन ज्यादा आसान हो जाता है. अगला आता है पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ के वर्ड से ही आप समझ गए क्या मतलब. ये बच्चों को पढ़ाने में ज्यादा इस्तेमाल होता है, जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं, जिसमें पिक्चर्स के थ्रू चीजों को समझाया जाता है. जैसे ही मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, तो इसमें क्या है कि इनकी वैल्यू दिखा रहे हैं कि भाई यहाँ आम कितने हैं, यहाँ संतरे कितने, सेब कितने हैं, मतलब ये इसके, तो ये आपके सेंसिबल चीज है ही नहीं. अगला हिस्टोग्राम. देखिए यार, बार ग्राफ में और हिस्टोग्राफ में अंतर क्या होता है. बार ग्राफ जो होता है ना, वो कंटिन्यूअस डाटा नहीं होता. बार ग्राफ कंटिन्यूअस डाटा नहीं होता. वो जनवरी है तो केवल जनवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, फरवरी अलग से है, मार्च अलग से है, अप्रैल अलग से है, मई अलग से, यानी फिक्स है ये चीजें सारी. लेकिन अगर आप हिस्टोग्राम में जाएंगे, तो हिस्टोग्राम में डाटा कंटिन्यूअस है. 30.5 से 35.5 तक, फिर 35.5 से 40.5 तक, फिर 40.5 से 45.5 तक, 50.5 तक, 55.5 तक, 60.5 तक. सारे आपस में एक दूसरे के साथ मिलते चले जा रहे हैं. सारे एक दूसरे के साथ मिलते चले जा रहे हैं. दूसरी चीज ये होती है कि इसमें जो इनकी हाइट होती है, जो इनका एरिया होता है ना, ये जो एरिया ले रखा होता है इन्होंने, ये बेसिकली प्रोपोर्शनेट शो करता है चीजों को. ये मेरे बच्चे बेसिकली प्रोपोर्शनेट शो करता है चीजों को. अच्छा, इस बात का भी ध्यान नहीं रख ही लीजिएगा, पता नहीं कब काम आ जाए. ये जब भी डाला रहता है ना ऐसे लाइन, अगर आप देख पा रहे हो तो इस वाले पैक को अगर दिख जा रही हो आपको, इस वाली चीज को देखिए, अगर गिनती यहीं से शुरू होती, ये 0 था, और यहां आता मान लो 30 आता, फिर 30 का दिया 60 आता, फिर 90 आता, तब तो ठीक था. लेकिन आप यहां देख रहे हैं, यहां गैप है मात्र 5-5 का, यहां गैप है 5-5 का, लेकिन यहां से यहां तक का गैप है 30.5 का. तो वो तो गायब रहा, उसमें तो कोई डाटा था ही नहीं. तो जब ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो लास्ट में ये ऐसे लाइन दिखाते हैं. इस लाइन का मतलब होता है कि एज इट इज कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ डाटा ब्रेकअप है, यहां से शुरू है. तो ये पूछा जाता है, एग्जाम्पल में पूछ लेता है आपको. तो आपको ये समझ में आ गया मेरे बच्चों, हिस्टोग्राम हम क्यों रिप्रेजेंट करते हैं या इसका क्या अर्थ होता है. तो ये हिस्टोग्राम है, ये कंटिन्यूस डाटा होता है.
अच्छा, बहुत बार क्या होता है कि हिस्टोग्राम भी किसी अनपढ़ आदमी को दिखाना हो ना, तो उसके कम पल्ले पड़ता है, जो इतना पढ़ा लिखा ना हो। तो फिर क्या करते हैं, एक तरीका कि इनके मिड पॉइंट्स लेते हैं। ऐसे इसके मिड पॉइंट ले लिया, फिर इसका मिड पॉइंट ले लिया, फिर इसका मिड पॉइंट ले लिया, फिर उसका मिड पॉइंट ले लिया, फिर इसका मिड पॉइंट ले लिया, फिर इसका मिड पॉइंट ले लिया। क्योंकि अनपढ़ आदमी प्रपोर्शनेट शब्द को अच्छे से नहीं समझ पाता। तो ये मिड पॉइंट को मिला के जो लाइन तैयार करते हैं ना मेरे बच्चे, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इन सब के मिड पॉइंट्स को मिला के जो बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं मेरे बच्चे क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इज दिस ओके फॉर एवरीवन? तो इन तरीकों से हम आंकड़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, और सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। पाई चार्ट कैसे बनता है, लाइन ग्राफ क्यों जरूरी है, कैसे बनता है, पिक्टोग्राफ का कोई खास मोटा तौर पे सेंस नहीं है एग्जाम के हिसाब से। हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे तैयारी होती है, हिस्टोग्राम जैसा ही होता है फ्रीक्वेंसी, यानी जिस आंकड़े को आप हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे फ्रीक्वेंसी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन हिस्टोग्राम में बीमारी यह है कि अगर मान लीजिए मुझे दो कंपनियों का एक साथ कंपैरिजन दिखाना है हिस्टोग्राम में, मुझे दो कंपनियों का हिस्टोग्राम में एक साथ कंपैरिजन दिखाना है, तो कैसे दिखाएं? तो थोड़ा पजल हो जाता है, मतलब वो पजल हो जाता है। मुझे डिफरेंट कलर लेना होगा यहां तक का कि ये कंपनी ए का है, समझ रहे हो ना, ये पूरा कंपनी बी का है, फिर ऐसे अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो दो कंपनियों के बीच में हिस्टोग्राम के थ्रू, यानी कंटिन्यूस डाटा होता है, तो उसमें रिप्रेजेंटेशन इतना सरल नहीं होता। लेकिन अगर यहां पे आओगे ना, तो यहां आप बना दोगे ना अलग से, तो रिप्रेजेंटेशन बड़ा ही आसान होगा। तो इसके थ्रू, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, दो चीजों में कंपैरिजन ज्यादा आसान हो जाता है जब डिस्ट्रीब्यूटेड, सॉरी, कंटिन्यूस डाटा हो। हाँ, है ना। और नॉन कंटिन्यूस डाटा है, फिक्स डाटा है, डिस्क्रीट है, तब तो सबसे बेटर लाइन ग्राफ है, उससे उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना। तो ये मेरे प्यारे बच्चों थ्योरेटिकल पोर्शन था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम धड़ल्ले से इसके ऊपर सवाल लेते हैं और फिर सवालों पे काम करते हैं। ये सारे पेपर के आए हुए अभी तक थ्योरेटिकल पोर्शन के क्वेश्चन है। इसमें मैंने बैंकिंग से भी कुछ क्वेश्चन पिक किए हुए हैं, कुछ सीडीएस से पिक किए हुए हैं, और बाकी एसएससी के उठाए हुए हैं थ्योरेटिकल पोर्शन के। प्लीज रीड इट केयरफुली। रविंद्र भाई, स्क्वायर रूट निकालना, वो सारे सर्ट्स के ही हिस्से थे। कह रहा है मार्क्स द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये अब जितने सवाल आ रहे हैं इनमें सही ऑप्शन आपको क्लिक करना है। कह रहे टैली मार्क्स आर यूज टू फाइंड, क्लास इंटरवल निकालने के लिए टैली मार्क्स का यूज होता है? नहीं होता। रेंज निकालने के लिए यूज होता है? नहीं होता। अपर लिमिट निकालने के लिए यूज होता है? नहीं। बताया था टैली मार्क्स फ्रीक्वेंसी को बताता है कि भाई 30 नंबर 6 बच्चों के आए, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करते थे, 1 2 3 4 5 6, ये लाइन ऐसे खींच लो, ऐसे मतलब एक है। तो टैली मार्क्स मेरे बच्चे हमेशा ही फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। जिन भाइयों को हिंदी में दिक्कत हो वो परेशान ना हो, इंग्लिश पढ़ लीजिए। देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट टू लोवेस्ट वैल्यू क्या कहलाएगी मेरे बच्चों? तो आप जानते हैं एक शब्द था परास, जिसे इंग्लिश में हम रेंज कहते हैं। तो रेंज निकलती ही कैसे मेरे बच्चे? ये निकलती सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू में से सबसे लोवेस्ट वैल्यू घटा के, ये निकालता है मेरे प्यारे बच्चों रेंज। ये निकालता है मेरे बच्चे रेंज। एग्जाम में दोनों भाषा आएगी, हम भी लिख देंगे, कल से करा देंगे। मुझे लगा इंग्लिश में ज़्यादा समझना आसान है, तो मैंने उसी पे किया काम।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक वर्ड होता है मिड पॉइंट, एक होता है मिड वैल्यू, और एक नाम और इसका मैं अभी बता रहा हूं। ये कैसा निकलता है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई क्लास लिमिट दिया आपको 20 से 30, तो इसका तरीका होता है कि लोअर क्लास लिमिट ले लो, अपर क्लास लिमिट ले लो, जोड़ के आधा कर दो। तो 20 और 30 का जोड़ ले लो, 2 से मेरे प्यारे बच्चे भाग दे दो, तो आएगा 25। तो ये कहलाता है मिड वैल्यू या मिड पॉइंट कहलाता है, हाँ, है ना। अब सवाल में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड द लोअर क्लास लिमिट इज व्हाट। तो मेरे बच्चे ये कहलाता है क्लास साइज। ये क्या कहलाता है मेरे बच्चे? क्लास साइज। क्लास साइज का मतलब होता है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच के डिफरेंस को, हाँ, है ना। मिड पॉइंट मिड वैल्यू क्या कहलाता है वो समझ में आ गया। इसका एक और नाम है, मैं एक सेकंड में बता रहा हूँ बस प्लीज। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पेपर में अलग अलग नाम से पूछे जाते हैं। इसे क्लास मार्क के नाम से भी लिखा जाता है, मीन पॉइंट के नाम से भी बोला जाता है, अलग अलग नामों से बोला जाता है। क्लास साइज इज क्वाइट सिमिलर, बिल्कुल। सर तो मिड पॉइंट क्या होगा? अगर इसी का मिड पॉइंट निकालना है तो 25 होगा। सवाल ले रहे हैं, टेंशन ना लो। अभी क्लास साइज पे बात हो रही। क्लास साइज क्या हुआ जी? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा दें, इनका डिफरेंस। कहता है इन द क्लास इंटरवल 10 टू 20, 20 टू 30, 20 इज टेकन इन। यानी दो क्लास है, एक क्लास है 10 से 20 तक, और मेरे प्यारे बच्चों दूसरी क्लास है 20 से 30 तक। अब सवाल में ये पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए कोई नंबर 20 है तो किस में शामिल होगा? इस वाली क्लास में शामिल होगा या इस वाली में? 10 से 20, 20 से 30 में 20 किस क्लास में शामिल होगा? ये मेरे प्यारे बच्चों सवाल पूछा जा रहा है। तो मेरे बच्चे 10 टू 20 का मतलब है 10 और ग्रेटर देन 10, बट लेस देन 20। मतलब जब भी ऐसे रेंज दे रखी होती है तो इसका मतलब होता है 10 भी लेना है और 10 से बड़ी वैल्यू भी लेनी है, बट 20 से छोटी ही वैल्यू लेनी है। ध्यान रखिएगा, इसमें 20 कभी भी शामिल नहीं होता। इसका मतलब है 10 या 10 से बड़ी वैल्यू लो, बट 20 से छोटी वैल्यू लो। यहां पे क्या मतलब होगा? 20 या 20 से बड़ी वैल्यू लो, बट 30 से छोटी वैल्यू लो। तो 20 या 20 से बड़ी वैल्यू कौन सी इसमें आई? 20 से 30 में। तो ऑप्शन बी इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर। आए ना मेरे बच्चे? समझो फिर आगे बढ़ो। आज थ्योरेटिकल पोर्शन है, कोई दिक्कत ही नहीं। जरा बताइए मेरे बच्चे। कहते हैं इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास इज 15। मिड वैल्यू जो है क्लास की वो 15 है, एंड द क्लास साइज इज 4। क्लास साइज मतलब डिफरेंस 4 है। डिफरेंस मेरे प्यारे बच्चे 4 है। लोअर लिमिट ऑफ द क्लास ये दे रखी है। लोअर लिमिट है ये सारी। तो अपर लिमिट में 4 जोड़ेंगे, 10 और 4 14, यहां निकालेंगे तो 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 13 में 4 जोड़ेंगे 17, और 14 में 4 जोड़ेंगे 18। तो अगर मेरे बच्चे डिफरेंस 4 4 है, यानी क्लास साइज 4 है, तो ये तय। और लोअर लिमिट उसने रखी, तो अपर लिमिट 14 होगी या 16 होगी या 13 17 होगी, वहां 18 होगी। लेकिन वो ये कह रहा है कि भैया मिड पॉइंट जो है ना वो 15 है, या मिड वैल्यू जो है वो 15 है। तो देखो कि इन दोनों का जोड़ का आधा 15 आ रहा है क्या? इन दोनों का जोड़ का आधा 15 आ रहा है क्या? इन दोनों के जोड़ का आधा 15 आ रहा है? हाँ आ रहा है। 13 17 30 का आधा 15। हाँ, है ना।
आगे से हिंदी में भी आ जाएगी, बट हर सवाल हिंदी की जरूरत नहीं है, ला दूंगा पक्का। आइए। मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास इंटरवल इज 42। कहता है कि किसी क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू 42 इफ द क्लास साइज इज 10, देन द अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। तो भाई मुझे बताया कि मिड वैल्यू जो है वो 42 है, और मिड वैल्यू कैसे निकलती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट का आधा। ये है मेरे बच्चे 42। देसी भाषा में यूं भी तो कह सकते हैं कि लोअर प्लस अपर 42 दूनी 84 आएगा। हाँ है ना। आपको ऑप्शन से करना हो तो आप जानते हैं कि डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10। 43 37 10 है, 10 है, 10 है, 10 है। अब मुझे देखना है किसका जोड़ 84 आ रहा है। 7 7 14 3, इसका आ रहा है 84। हाँ है ना। पक्का है कच्चा। अब इस पे देखो कि क्या इनका आ रहा है 84। तो नहीं आ रहा सर 84, 85 आ रहा है इनका। ये तो सेम ही दे दिया क्या। अच्छा ये नहीं, पहले ये भी सेंस नहीं देगा। ओहो, इसने इसका मतलब आंसर यहां से पूछा कि पहले अपर क्लास बताओ फिर लोअर। अपर 37 और लोअर 47 नहीं होगा। ये हो, ए ऑप्शन। तो पहले अपर बतानी फिर लोअर। कह रहा है द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर आइटम अकर्स। जब कोई एक विशेष चीज बहुत बार होती है या बहुत बार आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, या उस आंकड़े की वो चीज क्या कहलाती है। तो आप कहेंगे सर फ्रीक्वेंसी कहलाती है, क्लास साइज नहीं कहलाएगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने अभी पढ़ाई नहीं है, वेरिएंस अभी पढ़ाया ही नहीं है, वेरिएशन पढ़ाया ही नहीं, तो फ्रीक्वेंसी आपको पता, वही समझिए। बताइए जिसको। सबके एक लड्डू खिला दे। आओ मेरे प्यारे बच्चों।
कह रहा विद द विड्थ ऑफ ईच ऑफ 9 क्लासेज इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.5। कहता है बहुत सारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, तो क्लास लिखा हुआ है, तो द विड्थ, अच्छा ये विड्थ है, माफ करिए, एंड लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द लोएस्ट क्लास इज 10.6। और कहता है कि इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, मतलब जो लोअर क्लास है उसकी 10.6, तो मेरे बच्चे यहाँ अपर क्लास लिखी होगी और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 2.5। इनके बीच का जो डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों कितना है 2.5, ऐसा सवाल ने कहा। और कुल मिला के ऐसी कितनी क्लासें बनी हुई है 9 क्लास, तो हर एक क्लास में 2.5 बढ़ाते जाओगे तो 2.5 गुना 9 कर दो यार सीधा, 9 दूनी 18 और 9 पांजे 45, 18 और 4 22.5। इसका मतलब कुल मिला के यहां से अपर जो लास्ट वाली अपर होगी इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 22.5 होगा। जोड़ देते हैं तो 6 5 11, 2 1 3, 2 1 3, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 33.1 होगा अपर क्लास लिमिट, सबसे हाईएस्ट वाले की 33.1। बताइए जी। बताता हूं अभी। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा रेंज ऑफ द मार्क्स बताइए, रेंज क्या होगा। तो रेंज निकालने का बाबू तरीका ये होगा कि भैया सबसे बड़ी लिमिट ले लो, सबसे छोटी लिमिट ले लो, घटा लो। भाई 90 90 72 90, 92 मिल गया, 92 मिल गया, 99 मिल गया, 99 से बड़ा कोई नहीं है 99। अब आते हैं छोटे पे, 72 72 72 72, 70 छोटा मिल गया, 70 से छोटा 62 मिल गया, तो 9 में 2 गया 7, 9 में 6 गया 3, है कहीं 37, अब दोनों 6 3 9, देखना भाई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। भाई सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 99 दिखी और सबसे छोटी 62, 62 से तो छोटा कोई है ये नहीं ना, तो 37 आंसर होगा, 37 ही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, ऑप्शन गलत है। टैलीज आर यूजुअली मार्क्ड इन ए बंच ऑफ, देखिए एमटीएस का क्वेश्चन है, एमटीएस 2019 जो 2020 में हुआ, सवाल में पूछा है कि टैली जो है वो यूजुअली मार्क्ड इन ए बंच ऑफ, यानी कितने गुच्छे में मार्क होती, तो 1 2 3 4 के गुच्छे में मार्क होती। पांचवा तो तैयारी नहीं होता ना, पांचवा तो यहीं काट के खत्म हो जाता है, तो 4 के में ध्यान रखना, 4 5 में दे देना ढक्कनो, 4 गुच्छा कितनों का है 4 का, ये तो ऊपर है ना, आंसर होगा 4। बताइए। देखिए आप में से बहुत बच्चे पहली बार जीवन में पढ़ रहे होंगे, स्टार्ट तो उनको दिक्कत आ रही होगी, मैं जानता हूं, लेकिन उस दिक्कत का कोई इलाज नहीं है, पढ़ना ही केवल एकमात्र इलाज है। तो पढ़िए और पढ़ते रहिए, तब तक पढ़ते रहिए जब तक पढ़ पढ़ के थक ना जाए आप। आइए मेरे प्यारे बच्चों, let L be the lower class limit of a class interval in a frequency distribution and M be the मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। देखिए जी, दो लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है और एक अपर लिमिट होती है ना।
इन दोनों के जोड़ का आधा जो होता है वो मिड पॉइंट होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो कह रहा है अपर क्लास लिमिट बताओ, तो एल प्लस यू इक्वल टू 2m, 2m माइनस एल। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा द रेंज ऑफ दिस, कहता है इसकी जो रेंज है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो मेरे बच्चे है 39। रेंज निकालते हैं सबसे बड़ी क्लास से, सबसे बड़ी क्लास इसमें क्या है पता नहीं। सबसे छोटी क्लास कितनी है जी वो ढूंढ लेते हैं। देखो जी, सबसे छोटी 9 ढूंढ लेते हैं, 9 से छोटा कोई नहीं है। ठीक है जी, इस हिसाब से अपर लिमिट क्या आ सकती है, द रेंज ऑफ दिस इज 39 देन एक्स। अब मेरे बच्चे 39 लेके आनी है हमने, तो ये बताओ यहाँ क्या लें कि इसमें से 9 घटा के 39 आ जाए। तो 39 और 9, 9 9 18, 48। एक सॉरी सॉरी सॉरी, एक बार जरा चेक करो ये सही है कि गलत है। आप कहें जी ठीक है 48 आंसर हो सकता है, लेकिन 48 ऑप्शन में है ही नहीं। अगर 48 ऑप्शन में नहीं है तो मारो गोली, अगले ऑप्शन को ले लेते हैं भाई। 45 में से 9 घटा के तो 39 आएगा नहीं, क्योंकि हमें जरूरी नहीं ना कि 9 सबसे छोटा हो, सबसे छोटा एक्स भी हो सकता है। लेकिन अगर 9 सबसे छोटा लेंगे तो 50 बड़ा ले सकते हैं, तो 50 में से 9 घटाया तो 39 आया, नहीं आया जी, ये भी आंसर नहीं हो रहा। 47 में से 9 घटा रहे हैं तो भी मेरा आंसर 39 नहीं आ रहा, यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं 7 पे, क्या 7 मेरा लोअर लिमिट हो सकती है, ले सकते हैं 7। अगर 7 मेरी सबसे छोटी वैल्यू होगी, एक्स की जगह 7 होगा, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 ना 46। अब मुझे देखना है क्या 46 में से 7 घटाऊंगा तो क्या 39 आ सकता है, 9 7 16 तो नहीं आ सकता है, तो इसका मतलब 7 मेरा आंसर है। 7 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है। भाई एक्स की वैल्यू जरूरी नहीं ना कि अपर हो, लोअर भी तो हो सकती है, सबसे छोटी वैल्यू भी हो सकती है एक्स की। तो देख लिया 7 ऑप्शन मेरा ट्राई हिट हो गया। कह रहा जी इसकी रेंज बताओ। ये सारे मेरे प्यारे बच्चों पेपर के आए हुए सवाल हैं। देखिए मेरे बच्चे, भैया सबसे बड़ी चीज है 100, और सबसे छोटी चीज क्या है। देखो मुझे 49 दिखाई दे रही है, 49 से छोटी कोई देख लेते हैं। अरे 46 है, 46 से छोटा तो कुछ भी नहीं है, तो 100 में से 46 गया 54। इज इट योर आंसर। द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास 90 to 120। तो क्लास मार्क्स
बताया था ना, क्लास है मार्क या मिड वैल्यू या मिड पॉइंट, ये सारी एक ही रहती है बात। और इनका मतलब होता है लोअर और अपर को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो बाबू, तो उत्तर आ जाएगा 105, है ना। 210 का आधा 105। भाई रेंज निकालना आसान है, सबसे बड़े में से छोटा घटा देना, दैट इज योर आंसर। ये सीडीएस का क्वेश्चन है। सवाल में कह रहा है कि 250 से 270 के बीच में फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी जिसमें 270 भी शामिल होना है। वैसे मतलब होता है कि 250 या 250 से बड़ा और 270 से छोटा, लेकिन यहां कह रहा है कि 270, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, नॉट इंक्लूड, नॉट इंक्लूड तो होता ही है, यानी 270 शामिल नहीं करना, 250 से लेके 270 से छोटी सारी वैल्यू पिक कर लो। अब जितनी भी वैल्यू है 250 से 270 के बीच में, वही इसका आंसर है। 5 वैल्यू है, 6 वैल्यू है, 7 वैल्यू है, 10 वैल्यू है, वो सारी इसका आंसर होगा मेरे बच्चे। कर लोगे? अब यहां कह रहा है कि भैया इसके अंदर बताओ 63 से लेके 72, यहां कह रहा है 72 शामिल है, तो मतलब 63 और 63 से बड़ा भी लेना है और 72 और 72 से छोटा भी लेना है, तो जितने डाटा है वो इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा जी क्लास इंटरवल 70 से 85, 85 से 100। अच्छा और टाइम हो गया, चलिए मेरे बच्चे आज फिर इतना रखते हैं, बाकी फिर कल इस पे आगे काम करेंगे। ठीक है, हेमंत ने कहा काफी अच्छे से समझ में आ गया और काफी सारे क्वेश्चन होने लग रहे हैं, यही हमको चाहिए मेरे बच्चे, पॉजिटिव फीडबैक। बहुत सारे ढक्कन है कह रहे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या पढ़ाने लग रहे हो। भाई 1.5 घंटा या 1.25 घंटा हो गया पढ़ाते, तुम्हें समझ ही नहीं आया क्या पढ़ा रहे हो। छोटी छोटी तो बातें हैं, बेसिक बेसिक बातें हैं, उनमें ऐसा कुछ है नहीं कि विद्वानता का काम कोई हो कि जिसमें बहुत तुर्रम खाए वाली बातें बता दी मैंने, बेसिक चीज है, कोई दिक्कत आई नहीं। तो आज आप इतना पढ़ के आइए मेरे प्यारे बच्चों, कल हम इससे आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।